जब परीक्षा एक, पद एक, परीक्षा एक साथ, परिणाम एक साथ, डीवी भी एक साथ, तो फिर ज्वाइनिंग एक साथ क्यों नहीं? कमोबस यही सवाल हर एक उस अभ्यर्थी के मन में उठ रहा है जो यूपीपीएससी के माध्यम से स्टाफ नर्स 21 में चयनित हुआ है। अभ्यर्थी महिला हो या पुरुष, सभी के मन में बस एक सवाल, कब होगी ज्वाइनिंग? इस भर्ती की गाड़ी भी ऐसी है कि पता ही नहीं चल पा रहा एक्सप्रेस है या पैसेंजर। कभी रफ्तार से चल रही है तो कभी मंद गति पकड़ ले रही है, और इसकी गति से प्रभावित हो रहे हैं ज्वाइनिंग की राह देख रहे कंफर्म टिकट वाले यात्री, तो दूसरी तरफ कुछ बिना कंफर्म टिकट वाले यात्री भी लाइन में हैं कि किसी तरह से इनका भी टिकट कंफर्म हो जाए। किंतु सबसे ज़्यादा परेशान वे हैं जिनके पास कोई टिकट ही नहीं है। विथआउट टिकट ही पूरी कोशिश में है कि उनको भी सीट मिल जाए। इस चक्कर में इस ट्रेन रूपी भर्ती की गति कभी मंद तो कभी तेज हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेबी इंडिया में। इस समय सबसे बड़ा सवाल यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का है ज्वाइनिंग को लेकर। अभ्यर्थियों का चयन चाहे मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हुआ हो या मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज में या फिर केजीएमयू में, ज्वाइनिंग कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, क्यों इतना देर हो रहा है, क्या यूपीपीएससी ने फाइल्स लखनऊ भेजा है या नहीं, क्या वजह है देर होने की? चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण वालों की तो शुरू भी हो गई है। ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग की डेट भी आ गई है। मेडिकल हेल्थ की कब होगी, केजीएमयू की क्यों नहीं हो रही है? एजुकेशन ट्रेनिंग के बाकी कुछ लोगों का नाम पहली काउंसलिंग लिस्ट में क्यों नहीं है? यही सब सवाल है जो सभी को परेशान किए हुए है, तथा अन्य भी कुछ बातें हैं जिनका जवाब क्या होगा तलाश में है। दोस्तों, इन सभी सवालों पर आधारित यह वीडियो आपके बहुत सारे सवालों के प्रश्न चिन्ह को हटाने में मदद करेगा, तथा ज्वाइनिंग में अब भी देरी की क्या वजह हो सकती है, तथा सभी की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, अभी तक के प्राप्त सभी अपडेट्स के माध्यम से आकलन करके बताने का प्रयास है। अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को संकलित करके समाधान का प्रयास है। इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट्स व जानकारियों को नहीं जान पाएंगे, फिर आपके लिए समस्या एक समस्या ही बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स व फाइल्स की कि यूपीपीएससी चयनित अभ्यर्थियों की फाइल्स संबंधित विभागों निदेशालयों को कैसे भेजता है। डीवी के बाद किन अभ्यर्थियों की पहले भेजता है और किसकी बाद में, या फिर सभी की एक साथ ही भेजता है या फिर एक अंतराल करके भेजता है। दोस्तों, डीवी हो जाने के बाद दो ग्रुप हो गए, एक फ्रेश डीवी तथा दूसरा एक्सटेंशन पीरियड डीवी। फ्रेश डीवी में अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेज पूर्ण होते हैं, कोई त्रुटि नहीं होती आगे की प्रोसेस के लिए। एक्सटेंशन पीरियड डीवी में सभी दस्तावेज पूर्ण नहीं होते। यहाँ अपूर्ण का मतलब ये नहीं कि पद के लिए अभ्यर्थी के पास कोई योग्यता नहीं थी या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अपितु छोटी मोटी त्रुटियां तथा कुछ डॉक्यूमेंट्स मौके पर नहीं प्रस्तुत कर पाने के कारण एक निश्चित अवधि का समय दिया जाता है उन्हें प्रस्तुत करने के लिए। मेडिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के ही इश्यू होते हैं। अदर स्टेट अभ्यर्थियों के मामले में ही अक्सर यह समस्या रहती है। जिनकी डीवी में कोई समस्या नहीं रहती, डीवी को लेकर उनकी डॉक्यूमेंट्स आयोग अपने स्तर से जांच पड़ताल करके ऐसे अभ्यर्थियों की फाइल्स व सूची आयोग लखनऊ भेज देता है, इस सिफारिश के साथ कि इनकी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। यहाँ डीजीएमई, डीजीएमएच तथा केजीएमयू ये तीन अथॉरिटी हैं जिनके लिए यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्सेस का चयन किया है। जिन अभ्यर्थियों को एक्सटेंशन मिला होता है तो ऐसे अभ्यर्थी मिली निश्चित अवधि समय में अपने अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आयोग में जमा करते हैं, तब जाकर आयोग उनकी फाइल्स आगे बढ़ाता है। इसमें लगने वाला समय अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने में लगने वाले समय पर भी निर्भर करता है। पदों की संख्या कम रहती है, जैसे पीसीएस में तो जैसे जैसे आयोग को अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स देते जाते हैं वैसे वैसे उनकी फाइल्स व सूची आयोग कार्मिक विभाग को भेजता रहता है। यहाँ यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में पदों की संख्या ज़्यादा है, हो सकता है आयोग यही पद्धति अपनाए या फिर एक्सटेंशन वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट व फाइल सबसे बाद में भेजे। पहले सभी फ्रेश डीवी वालों की फाइल व सूची भेजेगा या भेज दिया होगा।
2200 प्लस की लिस्ट आयोग भेज चुका है पहले ही। इन 2200 सूचियों में से 484 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग डेट भी आ चुकी है चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत। शेष की अभी तक बाकी है सूची प्रकाशित होना भी काउंसलिंग हेतु। दोस्तों, इसमें इतना समय लगने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक यह कि हाई कोर्ट में दिए स्टेटमेंट्स के अनुसार सभी सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की तथा कुछ अन्य के अनुभव प्रमाण पत्रों की पुनः जांच होनी है, री स्क्रूटनी होनी है सरकार के दिशा निर्देशानुसार। तथा दूसरी यह कि एक कमेटी गठित की जानी थी इस प्रकरण के संबंध में। इस कमेटी की बैठक मई के प्रथम सप्ताह में होने वाली है, जो इस संबंध में निर्णय लेकर हाई कोर्ट को 9 मई को सूचित करेगी। 2200 अभ्यर्थियों की सूची आयोग ने 20 अप्रैल से पहले ही लमसम मार्च में ही संबंधित प्राधिकारी को भेज चुका है ज्वाइनिंग के लिए। इन 2200 की लिस्ट में डीजीएमई, डीजीएमएच तथा केजीएमयू तीनों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम है। अब 2200 में किसमें सिलेक्शन पाने वाले कितने हैं यह आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है, किंतु इतना इशारा जरूर है कि तीनों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची है जिनकी फ्रेश डीवी है। एक नई बात यह है कि केजीएमयू में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग डीजीएमई के माध्यम से होगा या केजीएमयू के माध्यम से, क्योंकि केजीएमयू के लिए मुख्य पदों को डीजीएमई के माध्यम से ही भरा गया है पूर्व की भर्तियों में। अगर ऐसा होगा तो केजीएमयू वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग काउंसलिंग के बाद ही हो पाएगा। और अगर केजीएमयू डायरेक्ट स्वयं ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को संपन्न करता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि बीएचयू एसपीजीआई अपने यहाँ स्टाफ भर्ती के विज्ञापन स्वयं जारी करते हैं तथा अपने स्तर से आगे के सभी प्रोसेस पूरे करते हैं। बात अगर हेल्थ एंड सर्विसेज की करें तो सबसे ज़्यादा पदों की संख्या भी इसी में है और ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी 1-2 चरण ज़्यादा हो सकती है इसमें। अगर पूर्व की भर्ती के अनुसार ज्वाइनिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो ज्वाइनिंग से पहले ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरवाए जाएंगे, नहीं तो फिर सीधे काउंसलिंग कराकर काउंसलिंग के समय प्लेस प्रेफरेंस भरवा लिए जाएंगे। वैसे संभावना यही है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन ही भरवाए जाएंगे। ये भी डिपेंड करता है एनआईसी तथा आधिकारिक वेबसाइट की क्षमता पर कि एक हफ्ते में वेबसाइट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट चॉइस कराने में कोई टेक्निकल समस्या उत्पन्न न हो। अभ्यर्थियों की संख्या 2000 से नीचे ही है तो हेल्थ एंड सर्विसेज की वेबसाइट क्रैश होने की कोई कारण भी नहीं बन रहा है कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा वेबसाइट की। 10-15 रोज में यह सब क्लियर हो जाएगा। 15 मई तक हेल्थ एंड सर्विसेज की ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू होने की पूरी संभावना है। वैसे 13 मई पर चर्चाएं हैं कि इस तारीख से शुरू हो सकती है। केजीएमयू वाले में एक संशय अभी यह है कि केजीएमयू में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से संबंधित प्रक्रियाएं केजीएमयू खुद कराएगा या फिर डीजीएमई के माध्यम से इनकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। अगर डीजीएमई के माध्यम से होगी तो संभवतः मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वालों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बाद ही केजीएमयू में चयनितों की ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो पाएगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि केजीएमयू स्वयं में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है तथा इसकी अपनी खुद की आधिकारिक वेबसाइट है। तो ये भी हो सकता है कि केजीएमयू खुद आगे की प्रोसेस को अपने स्तर से पूरा करे। अगर केजीएमयू अपने स्तर से करता है तो 15 मई तक इनकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इस भर्ती के सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग इस महीने में पूर्ण करने की योजना पर काम चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ओवरऑल की बात करें तो मई में सभी की ज्वाइनिंग शुरू हो जानी चाहिए। अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तो इतना तो कंफर्म है कि ज्वाइनिंग की नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कुल मिला जुलाकर मई महीने में आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। 9 मई तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि गठित समिति ने क्या निर्णय लिया है अनुभव के संबंध में। 2 बातों पर निर्णय लेना है। पहला कि कोई यूपीएनएचएम में स्टाफ नर्स के पद पर रहते हुए कार्य किया है किंतु वह नौकरी छोड़ चुका है, तो क्या नौकरी छोड़ने के बाद भी उसे अनुभव का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। दूसरी यह कि अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ सीएमओ के द्वारा निर्गत मान्य होगा या अन्य विभागीय मुख्य अधिकारियों द्वारा भी, जैसे सीएमएस, एमओआईसी। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तथा ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज दोनों का ऑप्शन मिल सकता है, किंतु यह क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि कुछ ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज शुरू तो हैं किंतु पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं।
ओपीडी हेतु जिला चिकित्सालयों से अटैच किए गए हैं। अतः काउंसलिंग के समय ही क्लियर हो पाएगा कि सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में ज्वाइनिंग कराई जाएगी या फिर दोनों में। हो सकता है 11 मई से पहले कुछ दिशा निर्देश जारी हो इस संबंध में। आप दोनों के अनुसार 2 चॉइस प्लेस का ऑप्शन बनाकर जाएंगे तो सुविधा होगी चॉइस करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।